देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लोगों की एक उम्मीद थी कि इस बार कम से कम सरकार की तरफ से जो है लोगों को रिलीफ दिया जाएगा, और खासतौर पे जो लगातार टैक्स स्लैब्स थी वो कम नहीं हो रही थी, वो कम नहीं होंगी तो उनके लिए दिक्कत रहेगी। मगर इस बार जो है एक बड़ा रिलीफ जो है से माना जा रहा है कि जो टैक्स स्लैब में दिया गया है, 3 से 6 लाख तक एक टैक्स स्लैब रखा गया है, 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 15 लाख की स्लैब जो है वो बढ़ाई गई है। मेरे साथ इस वक्त मानिक बत्रा हैं जो एस्कॉम के चेयरमैन है, एसोचैम के जो है चेयरमैन है, उन्हीं से बात करते हैं। मानिक जी, क्या देखते हैं इस बजट में, कितना राहत देने वाला बजट है? सर देखें, अगर ये देखा जाए तो काफ़ी पीपल फ्रेंडली बजट आया गया है। इस बजट में 2 फोकस किए गए हैं, 2 से 3 फोकस। एक तो डिजिटल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, थोड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना और लोगों को रिलीफ देना ताकि उनके पास थोड़ा सा सेविंग बढ़े, उनका जो एक बूस्ट मिले इकोनॉमी को भी। बिकॉज जब आपको टैक्स में थोड़ा बहुत सेविंग मिलेगा तो जो स्पेंड होता है वो मतलब आप जब बचाएंगे तभी आप आगे स्पेंड कर सकेंगे, तो उससे फर्क। जिस तरीके से लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, क्या लगता है खासतौर पे बिजनेसमैन कम्युनिटी को भी एक बड़ा रिलीफ है, क्योंकि टैक्स स्लैब को भी बढ़ाया गया है, इसके अलावा कई चीजें ऐसी हैं जिसपे इंपोर्ट पे ड्यूटी कम करने की बात की गई है, उन चीजों को कैसे देखते हैं? सर देखें, अगर बात करें कुछ जैसे अब पीछे अगर हम देख रहे थे तो एप्पल ने भी यहाँ इंडिया में यूनिट लगाया मैन्युफैक्चरिंग का। तो जो गवर्नमेंट का एक विजन है इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का, उसमें एक बहुत बड़ा जो पॉइंट था ये था कि जो कस्टम्स हैं वो थोड़े रैशनलाइज्ड होने चाहिए। तो अब जैसे कस्टम में ड्यूटी कट्स आए हैं ऑन मोबाइल फोन्स, ऑन टेलीविजन, ऑन चिमनीज, जो बेसिक आइटम्स हैं, तो जब वो कट आएगा एक तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ बढ़ेगी इंडिया के अंदर, और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से ये फायदा होगा कि एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और जो यहाँ लोग हैं डायरेक्ट कंज्यूमर है उनको बेनिफिट ये होगा कि उनको चीपर प्रोडक्ट, जो होममेड प्रोडक्ट होगा वो मिलेगा। इस तरीके से आज टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं। देश भर को इंतजार हो रहा था, टैक्स स्लैब सामने आ रहा है, लोगों की उम्मीदें थी। ये 5 अहम घोषणाएं की गई है जिसको एक एक करके लगातार इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। रचना बंसल और रोहित मुनेठा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं और उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि उम्मीदें रोहित और रचना हमें भी बहुत थी और अब ये टैक्स स्लैब हमारे सामने है। बिल्कुल, देखिए कंचन, सभी लोगों को इसी बात का इंतजार था कि क्या टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव होता है, क्या जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको किसी तरह की कोई राहत मिल पाती है। तो उनके लिहाज से देखा जाए तो रचना, ये बहुत अच्छा ये बजट रहा है टैक्स स्लैब में, क्योंकि उस स्लैब को बढ़ा दिया गया है। लेकिन कहते ना कि टैक्स की गुत्थी इतनी आसानी से नहीं सुलझती है, इसीलिए हमने एक्सपर्ट रखे अपने साथ। अब सुलझवाइए जरा गुत्थी। क्योंकि हमने देखा था कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन नीचे आते आते जब हम आउटडोर स्टूडियो तक आए हैं तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है। अतुल अग्रवाल जी से ही समझ लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस कैसी हैं। देखिए, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर हम पुराने स्लैब को देखें तो उसमें 2.5 लाख रुपए तक का एग्जामिशन था। इस स्लैब में उन्होंने 3 लाख तक का एग्जामिशन कर दिया है। पहले अगर आप देखें तो अप टू 5 लाख देयर वाज ए टैक्स रेट जिसमें आप 5% टैक्स देते थे, लेकिन 5 लाख तक की इनकम होने पर जो टैक्स लायबिलिटी 12,500 की थी उसकी छूट आपको मिल जाती थी। तो इसीलिए हम कहते थे कि 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। वही छूट यहाँ पर अपनी माननीय वित्त मंत्री ने वही छूट यहाँ पर लागू की है, और उसमें उनका मानना ये है कि अगर 7 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है उस पर अगर कोई टैक्स बनता है, कोई टैक्स लायबिलिटी है, वो टैक्स लायबिलिटी में आप छूट क्लेम कर सकते हैं। और इसी नाते उन्होंने अपनी बजट स्पीच में पहले बोला कि 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। यानी कि अभी जैसा ये कहा जा रहा है कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, 3 से 6 का भी स्लैब है, 6 से 9 का भी स्लैब है, 9 से 12 का स्लैब है। तो मुझे स्लैब वाइज आप जरा बताइए कि ताकि चीजें और आसान हो जाएं। मैं शुरू से शुरू करता हूं। मान लीजिए 3 लाख तक का स्लैब है, 3 लाख तक किसी भी तरह का कोई टैक्स की सुविधा नहीं दे रहे, 0%। अब आता हूं मैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आता है 3 लाख से 6 लाख जिनकी सालाना इनकम है, इस पर क्या टैक्स? 3 लाख से 6 लाख तक की सालाना इनकम पर 5% की टैक्स लायबिलिटी उन्होंने लगाई है। अगर हम 3 लाख का से 6 लाख का स्लैब देखें तो हमारा डिफरेंस 3 लाख रुपए बचता है। 3 लाख रुपए पर 5% टैक्स लगेगा, यानी कि 30,000 रुपया टैक्स आपको देना पड़ेगा। यानी कि जैसे हम छूट क्लेम कर लेते थे HRA वगैरह दिखा के, या फिर वो आप आज भी कर सकते हैं। हाँ, वो जो हम उन सब एग्जेम्पशंस के बाद वो हम टैक्स कैलकुलेशन वही होगा, कैलकुलेशन वही रहेगी। जो एग्जेम्पशंस की हम बात कर रहे हैं, होम लोन के इंटरेस्ट का बेनिफिट हम लेते हैं, ATC में हम डिडक्शंस क्लेम करते हैं, उन सारी डिडक्शंस के बाद जो मेरी टैक्सेबल इनकम आएगी, वो टैक्सेबल इनकम लेट से 6 लाख रुपए है, तो 6 लाख रुपए में से 3 लाख माइनस कर दीजिए, डिफरेंस 3 लाख पर 5% टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन अतुल जी, मिडिल क्लास इंसान ये जानना चाहता है कि जो टैक्स मैं पहले पे कर रहा था और जो नई व्यवस्था अभी सरकार ने लागू की है, मेरी जेब में बचत कितनी होगी, कितना पैसा बचेगा? देखिए, जो बजट की हम बात करें, जैसे 7 लाख तक की बात कर रहे हैं, पुराने रिजीम में 7 लाख रुपए इनकम होने पर आपके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी थी, आप समझिए 5 लाख तक आपके ऊपर 12.5% 12,500 रुपए टैक्स था।
हाँ। और 5 से 7 लाख पर यानी कि 2 लाख का जो डिफरेंस था उस पर 20% है। चलिए रचना, कई सारी ऐसी प्रोसेस और कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसको लेकर हम लगातार इसको चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि लेमैन लैंग्वेज में दर्शकों को अच्छे से समझा पाए। राशिद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा राशिद जी का रुख करते हैं। राशिद, ये जो नया टैक्स स्लैब सामने आया है इसको जरा इजी लैंग्वेज में हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए और ये भी बताइए कि जो इस पर जो हम सबसे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि 7 लाख तक जो है टैक्स में छूट मिली है, उसका क्या मायना है? अभी थोड़ी देर पहले आपने भी कहा, रचना ने भी कहा और रोहित भी यही जानना चाहते हैं कि भाई मेरे लिए मेरी पॉकेट में कितनी ज्यादा बचत होगी और ये बचत पैसों में कितनी होगी। बहुत बार क्या होता है ना, परसेंटेज में हम समझते नहीं हैं। ये बताने के लिए देश के जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट मेरे साथ में है विनोद रावल जी, मुझे पैसों में ये समझाइए कि अगर 5 लाख तक की कमाई होती है तो कितने पैसे बचेंगे, 7 लाख की कमाई होती है पहले कितने बचते थे, अब कितने बचेंगे, 10 लाख की कमाई पर पुराने रेजिम नए रेजिम में कितने बचेंगे, 12 लाख पर 15 लाख पर भी, ये सब कुछ एक बार बताएं आप। देखिए ऐसा है, ओल्ड टैक्स रिजीम करके भूल जाइए, अब आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजीम न्यू हो गया है। मतलब सेविंग्स वाला जो कॉन्सेप्ट हम लेते थे उसको आप भूल जाइए। अब आप नए टैक्स रिजीम में ये सरकार आपको रखना चाहती है, उसी में आप रहिए। उसमें आपको 7 लाख रुपए तक टैक्स जो है वो जीरो कर दिया गया है। ये लिमिट पहले 5 लाख थी दोनों टैक्स रिजीम में, अब हम सिर्फ नए की बात करते हैं। इसी तरह से जब आप 10 लाख रुपए तक कमाते हैं, हालांकि निर्मला सीतारमण जी ने 9 लाख का एग्जाम्पल दिया कि अब आपको 45,000 रुपए देने होंगे, तो लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन के लिए 10,000 रुपए 10 लाख तक बना रहे हैं। अगर 10 लाख रुपए तक हम इनकम कमाते हैं आप, तो आपको 62,500 रुपए 60,000 रुपए टैक्स देना होगा और 62,500 आपको बचेंगे। इसी तरह से 12 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो आपको अब टैक्स देना होगा 90,000, जबकि पहले आपको देना होता था 1,42,500, 1,42,500, तो आप 82,000 रुपए बचाते हैं। इसी तरह से 15 लाख पर भी आप 1,12,500 रुपए बचाते हैं। 15 लाख से ऊपर टैक्स का रेट वही है, तो इसलिए ज्यादा फर्क तो आएगा क्योंकि बेसिक स्लैब 5 की जगह 7 हो गया है। तो अब ये नए टैक्स रिजिम में आपको मिलेगा और आपको किसी तरह की कोई सेविंग का लाभ नहीं मिलेगा। मैं समझा देता हूं, जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए उनकी जानकारी के लिए बता दें। पहले क्या था कि 5 लाख पर आपको पहले टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन अभी टैक्स 5 लाख पर नहीं देना है। 7 लाख तक अब आप पूरी तरह से टैक्स रिबेट आपको मिलेगी, यानी 52,500 रुपए आपको बचेंगे। 10 लाख पर 1,12,500 पहले आपको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब टैक्स देना पड़ेगा 60,000, यानी 62,500 बचेंगे। अगर आपकी सालाना इनकम जो है 12 लाख पर आप टैक्स देना चाहते हैं तो पहले 1,72,500 आप टैक्स देते थे, लेकिन अब 90,000 देंगे, यानी 82,500 रुपए आपके बचेंगे। 15 लाख पर 2,62,000 पहले आप टैक्स देते थे, अब आप देंगे 1,50,000, यानी 1,12,500 आपको सीधे तौर पर बचेंगे। लेकिन किसानों को क्या मिला? किसानों के लिए जितनी भी बातें की गई हैं, किसान नेता भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, अराजनीतिक भारतीय किसान यूनियन की तरफ से मेरे साथ में है, जो किसानों को लेकर के जो भी ऐलान किए गए हैं, खुश हैं आप? नहीं, किसानों के लिए क्या ऐलान कर दिया सरकार ने? कुछ भी ऐलान नहीं किया। किसानों को तो बिल्कुल निराशा का वो हाथ लगा है। भाई कहा है ना कि कृषि स्टार्टअप भी दे देंगे और किसानों के लिए आगे अभी फिलहाल के लिए जितने भी रिबेट्स हैं आगे भी जारी रहेंगी। नहीं, हमें तो लगता था कि कहीं हमारे जो कृषि यंत्र हैं उनको जीएसटी से बाहर किया जाएगा। हमारे जितने कीटनाशक हैं या उर्वरक वो नाशक हैं जो हमारे, उन पे हमें, उन दवाइयों पे हमें छूट मिलेगी। किसान को सस्ती बिजली, हमारी बिजली फ्री कर दी जाएगी। यानी किसान खुश नहीं है, लेकिन नौकरी पेशा तो खुश होगा ना रमन जी? तो जो उम्मीद मैं आप तमाम लोग देश के नागरिक लगाए हुए बैठे थे कि आखिर टैक्स स्लैब में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, वही उम्मीद देश की जनता भी लगाई हुई थी। एक बहुत बड़ी राहत की खबर है और इसी से हमारे साथ देश भर में अलग अलग रिपोर्टर्स अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। आप सीधे रुख करते हैं पूजा का। पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, आपके साथ मुझे कई सारे लोग नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करिएगा और जानिएगा कि जो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है, क्या उम्मीदें थी और क्या जो टैक्स से राहत मिली है उनको खुशी है इस पर? जी पूरा पैनलिस्ट हमारे साथ पूरे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तपन भारती जी के पास जाऊंगी, वरिष्ठ पत्रकार है। 8 साल बाद जो है टैक्स स्लैब को बढ़ाया गया है, यानी कि 7 लाख तक की छूट दी गई है। आपसे सर जानना चाहूंगी कैसे देखते हैं आप इस पूरे बजट को? देखिए पूजा, बजट में इनकम टैक्स की छूट की उम्मीदें बहुत वर्षों से थी, मतलब 8 साल से स्लैब में कोई बदलाव नहीं आया था। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने 5 दिन पहले इस बात का संकेत दिया कि मिडिल क्लास का ध्यान देना चाहिए सरकार को, उसके लिए योजनाएं होनी चाहिए,
वहीं संकेत मिल गया था कि मध्य वर्ग पर कुछ न कुछ तोहफे आएंगे, वो उपहार मिलेगा, तो वो झलक दिख गया। हालांकि मुझे कभी कभी संदेह लगता था कि 2024 में मई के आसपास लोकसभा का चुनाव होना है, तो शायद पूरक बजट जो अगले साल आएगा उसमें सीतारमण घोषणा करती, लेकिन उन्होंने चुनाव से करीब 14-15 महीने पहले ही घोषणा कर दी। ये बड़ी बात है। आम आदमी की याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है, 15 महीने तक उसे आयकर छूट याद रहेगा कि नहीं रहेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, और बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले जो है 9 राज्यों में भी चुनाव होने हैं, उनको भी शायद ध्यान में रखा गया। आप कैसे देखते हैं इस बजट में? क्या इसे बैलेंस बजट कहेंगे आप? हमारे साथ डॉक्टर रणधीर सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बैलेंस बजट कह ही लीजिए या चुनावी बजट कह लीजिए, 2024 के चुनाव को देखते हुए बजट रखा गया। मध्य वर्ग को जिस तरीके से इन्होंने टैक्स में छूट दी है, ये उम्मीदें काफी दिनों से लोगों के पास आस थी इस पे। इसका प्लस कृषि के लिए था, किसान के मुद्दे पे हम आते हैं तो किसान के कहीं ना कहीं किसान का भी सरकार ने ध्यान रखा। बजट पिछली बार की अपेक्षा इस साल जो 2023-24 का बजट रहा, इसमें 2200 करोड़ रुपया दिया है, जिसमें किसानों के लिए काफी। किसानों के लिए क्या किया है? किसान नेता केपी सिंह हमारे साथ मौजूद है, आप कैसे देखते हैं किसानों के लिए जो किया? कितने खुश हैं आप उससे? इतने खुश हैं कि हमारी सरकार हमें सिर्फ टॉफी देने का कार्य करती है। सम्मान निधि दे रही है 6000। हमें लग रहा था कि इस बार कुछ बढ़ा देंगे, कुछ नहीं बढ़ाया गया। दूसरी बात ये थी कि हमारी जो लागत मूल्य, जो फसल का मूल्य देना चाहिए, उसकी बजाय ऋण का टारगेट 20 लाख करोड़ रुपए इन्होंने कर दिया है। बिल्कुल पूजा, तो साफ तौर पर ये कहा जाए और ये देखा जा सकता है कि लोगों को उम्मीदें थी, उम्मीदें काफी थी, और कोई इसे चुनावी बजट समझ रहा है तो कोई इसे बैलेंस बजट समझ रहा है। लेकिन जो सबसे अहम बात है टैक्स स्लैब की, जो टैक्स स्लैब में बदलाव आया है, 5 लाख तक पहले कोई टैक्स नहीं था, अब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा। इसी को समझने के लिए रोहित और रचना का रुख करेंगे, लेकिन इन सबके बीच आपको सुनाते हैं तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस सामने आ रहे हैं, क्योंकि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यह हित में होगा, लेकिन कई ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो अपनी प्रतिक्रिया सामने देंगी। रचना और रोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रचना और रोहित, इस टैक्स स्लैब जो सामने निकल कर आया है, उसको एक बार लेमन लैंग्वेज में जो आपके साथ गेस्ट मौजूद है उनके जरिए हमारे दर्शकों को समझाइएगा। और अतुल जी अभी समझा भी रहे थे रोहित। हाँ, उसी को कंटिन्यू करते हैं। मतलब मैं चाहता हूं कि आप इतना स्पेसिफाई, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ताकि एक आम आदमी जो इस वक्त इंडिया न्यूज देख रहा है उसको ये समझ में आ जाए कि हाँ भैया, इतनी मेरी तनख्वाह, इतना मेरा बच जाएगा पिछले टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली इस बार नए वाले में। तो अभी हम इसको वापस से कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ। पहले रिजीम में 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं था, 5 लाख रुपए तक 12,500 रुपया टैक्स बनता था, जिसकी आप रिबेट क्लेम किया करते थे। टैक्स की कैलकुलेशन में टैक्स आता था और उस पर आप रिबेट क्लेम किया करते थे। अभी माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, उसको हमें समझना पड़ेगा। बेसिक एग्जेम्पशन जो 2.5 लाख थी उसको 3 लाख कर दिया, और 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स है, 6 लाख से 9 लाख तक 10% टैक्स है। लेकिन जब 7 लाख तक की इनकम पर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 6 लाख से 9 लाख तक चूंकि 10% है, तो 1 लाख रुपए पर 10% टैक्स लगा आपका, यानी 10,000 रुपए टैक्स लगा। और 3 से 6 जो 3 लाख का ब्रैकेट है उस पर 5%, यानी 15। एक चीज ये है कि स्लैब वही है, स्लैब वही है, लिमिट बढ़ा दी। हाँ जी, ठीक। तो उसमें जो भी टैक्स लायबिलिटी आपकी 7 लाख तक कैलकुलेट होकर के आती है, उस पर आप रिबेट क्लेम कर लेंगे, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपकी वापस से इनकम अगर 7 लाख 1 रुपया हो गई, तो जो स्लैब चलेगी, स्लैब मेरी ऐसे ही चलेगी, 6 से 9 के स्लैब में आ जाएंगे, और 3 से 6 का स्लैब भी चलेगा। 3 से 6 का भी स्लैब चलेगा। तो जो टोटल 3 से 6 का 5%, हाँ, 6 से 9 का 10%, वो स्लैब चलेगा। इसको थोड़ा सा और आसान कर दीजिए अतुल जी, हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए कि पहले आपके इतने पैसे खर्च होते थे जो आपकी जेब में अब बचने वाले हैं। देखिए, अगर मैं 7 लाख का ही एग्जांपल ले लेता हूं, तो पुराने टैक्स रिजीम में आप 12,500 रुपए तो 5 लाख रुपए तक पर टैक्स देते थे, और 2 लाख का जो डिफरेंस था उस पर आपको 20% टैक्स देना पड़ता था, यानी 20% का मतलब 40,000 रुपया हो गया। तो आप 52,500 का टैक्स पे किया करते थे पुराने रिजीम में। अब नए रिजीम में आप जाते हैं 7 लाख रुपए तक, आपको कोई टैक्स नहीं देना, यानी कि आपको सीधा 52,500 का फायदा हो गया। उसको आप 12 से डिवाइड कर लीजिए, लगभग 4 से 4,500 रुपया महीना की सेविंग एक सैलरीड क्लास को हो गई। तो ये नया प्रावधान उनके लिए फायदे में। अब मुझे बताइए कि 6 से 9 में स्लैब में आ गया, जो टैक्सेबल आ गया, 9 लाख की इनकम वाले को कितना पैसा बचेगा और कितना देना पड़ेगा? 9 लाख की इनकम को अगर हम कैलकुलेट करें, पुराने रिजीम में हमारी जो टैक्स लायबिलिटी बनती थी, 3 लाख का जो डिफरेंस है, 4 लाख का जो डिफरेंस है, उस पर 20% टैक्स देना था, यानी 80,000 टैक्स देना था, और 12,500 पहले था, तो
तो टोटल आपका 92,500 टैक्स हो गया। लेकिन नए रिजीम में जो हमारी टैक्स लायबिलिटी आएगी, पहले 3 लाख पर 5% 15,000 रुपए, अगले 3 लाख पर अगले जो मेरे 6 से 9 की लायबिलिटी है 10%। उस पर 10% यानी कि 30,000, यानी कि मात्र मेरे को 45,000 टैक्स पे करना पड़ रहा है, और जो नौ- मैं जगह 92,500 यानी कि 47,500 रुपए की सीधी फायदा, बचत। सीधी ये बचत। समझ लीजिए, जिसकी 9 लाख रुपए सालाना इनकम है, उसकी इस नए टैक्स स्लैब्स के हिसाब से बिल्कुल रोहित, 47,500 रुपए जिसकी नेट बचत है जितनी साल की। है, ये पूरा डिटेल में इंडिया न्यूज पर आपको दिखाएंगे। अगर आपकी सैलरी 7 लाख है, अगर आपकी सैलरी 10, 12, 15, 20, 30 जितनी भी जो भी अमाउंट आपकी सैलरी का है, उस पर कितना टैक्स बनता है, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। जल्द हाजिर हो रहे हैं इंडिया न्यूज पर। मेगा कवरेज इस बजट पर लगातार जारी है। 1 घंटा 27 मिनट का बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट और मोदी सरकार 2.0 का फाइनल बजट, जिसमें टैक्स रिजीम में बहुत बड़ी छूट मिली है। लोक लुभावन बजट है और कहा यह जा रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और इसी साल में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव। इन्हें देखते हुए बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। हालांकि वित्त मंत्री ने यह कहा कि ये सप्तर्षि बजट है। ये सप्तर्षि बजट के बारे में आगे मैं बात करूंगा, लेकिन डॉक्टर गोपाल शरण भी मेरे साथ में है। डॉक्टर गोपाल, आपको क्या लगता है हेल्थ सेक्टर में क्या क्या मिला, क्या मिलना चाहिए था और क्या रह गया? नहीं, हेल्थ सेक्टर में 2 चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, जो हम लोग प्री बजट बात कर रहे थे, प्री बजट, उसमें एक तो रिसर्च और डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, जिसके लिए वित्त मंत्री ने मल्टी डिसिप्लिनरी स्कूल की एक अनाउंसमेंट की है। मे बी ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, जहाँ पे हम मेडिकल इक्विपमेंट इंडिया में अगर बनाते हैं तो हमारा मेडिकल का जो कॉस्ट है वो कम होगा, जिसकी बातें हम लगातार करते रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं जिस सप्तर्षि बजट की बात कर रहा हूँ, वित्त मंत्री ने इसके 7 आधार बताए। उनका कहना है समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश पर जोर, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र। ये सप्तर्षि बजट से देश को कितना फायदा हुआ? टैक्स रिजीम की बात करते हुए ये बातें बताइएगा, जो चेंज टैक्स रिजीम है। देखिए, हम बिफोर बजट बात कर रहे थे कि एक्चुअली डिस्पोजेबल इनकम की बात है। सवाल ये है कि मिडिल क्लास के पास तो अब ज्यादा पैसा नहीं बचने वाला है, क्योंकि या तो सेविंग में पैसा अपनी मर्जी से करेगा तो उसी टैक्स देने के बाद करेगा। तो अब जहां तक सप्तर्षि की आप बात कर रहे हैं, ये जो चीजें हैं, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो पैसा लगाना है उसके लिए बात कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर पर नो डाउट पूरे बजट में उन्होंने कवर अप करने की कोशिश की है सारी। हालांकि ये चुनावी बजट था, इसलिए उस तरह से कुछ चीजें प्रेजेंट की गई हैं। तो देखते हैं आने वाले वक्त में ये कैसे ये चीजें प्रूव होती हैं। ठीक है। किसानों की, चूंकि आपसे मैं बात कर रहा था, युवाओं के कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर फंड की स्थापना की जाएगी। अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे। क्या इतने भर में किसान का भला नहीं होगा? नहीं, देखिए, महंगाई को देखते हुए किसान का भला इतनी चीज़ों से होने वाला नहीं। हमें लगता था एमएसपी का दायरा बढ़ाया जाएगा, जैसे उसमें अनाज के साथ साथ फल और सब्जी की जो वो है वो भी बढ़ाई जाएगी, उसको भी एमएसपी के अंदर लाया जाएगा। हमारे जितने जीएसटी में जो ये इनके हमारे ट्रैक्टर हैं, जितनी मशीन भी हमारी किसान की थी, उसको उससे बाहर करने का हमें लगता था। विनोद रावल जी, स्टार्टअप्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के इनोवेशन और रिसर्च के सामने लाने के लिए नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। क्या इससे रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी? बिल्कुल, इससे रोजगार मिलेगा। स्टार्टअप्स को ही हमें पिकअप करना पड़ेगा। मैं अपने युवाओं से अपील करूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चलिए, अपने स्टार्टअप्स, अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट कीजिए। ये सरकार आपको उसमें सपोर्ट कर रही है और ये सरकार चाहती है कि नए स्टार्टअप्स लगे। स्टार्टअप्स के अलावा छोटे मझोले उद्योग, मैं बहुत ही एक रैपिड फायर राउंड में आपके साथ चलना चाहता हूं। एमएसएमई को 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इससे उन्हें 2 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिल सकेगा, यानी उधार मिलेगा, लोन मिलेगा। और स्कीम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। क्या छोटे मझोले उद्योग फिर से रिकवर कर जाएंगे? बिल्कुल, आप क्यों नहीं करेंगे? 9,000 करोड़ रुपया जब आपको एक इंसेंटिवाइजेशन की तरह, लोन्स की तरह मिलता है, छोटा मझोला उद्योग जो बढ़ता है वो सिर्फ पैसे की वजह से, क्योंकि उसको पैसे का सपोर्ट नहीं होता। सरकार कोलेटरल फ्री दे रही है क्योंकि उसके पास कोई सिक्योरिटी होती नहीं है देने के लिए। तो सरकार इसमें 9,000, हालांकि मैं इतना जरूर कहूंगा कि 9,000 करोड़ रुपए इतने बड़े देश के लिए यह अमाउंट बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। प्री बजट मेरी आपसे बात हो रही थी डॉक्टर गोपाल, और मैंने आपसे ये कहा था कि भाई मरीजों के लिए सुविधाएं सस्ती कब होंगी, डॉक्टर की कंसल्टेंसी सस्ती कब होगी, वैक्सीनेशन सस्ता कब होगा, दवाइयां सस्ती कब होंगी। क्या इन सभी का रोड मैप या कोई आधार, कोई फाउंडेशन स्टोन नजर आया आपको? हाँ, श्योर। इसमें मुझे तो नज़र आ रहा है कि अगर हम मेडिकल कॉलेज अगर और हम लोग जिस तरह से खोल रहे हैं, उससे गरीब लोगों की इलाज की व्यवस्था सस्ती होती है। और उसके साथ साथ जो दवाइयों पे जो इन्होंने अभी रिसर्च के लिए इन्होंने काफ़ी सारा पैसा अलोकेट किया है, जिससे हमारी वैक्सीनेशन कॉस्ट और जो इंटरनल फार्मेसी कॉस्ट है वो भी कम होती है।
और आगे फ्यूचर के लिए जो इन्होंने MSME के लिए भी दिया है, उसमें हॉस्पिटल भी इसमें आता है। ठीक है, अब टैक्स रिजीम पर वापस मैं आ जाता हूं। विनोद रावल जी, जो इनकम टैक्स स्लैब है जिसकी हम बात कर रहे थे 5 लाख तक, तो 7 लाख तक अब आपको इनकम टैक्स की बचत है, यानी सीधे तौर पर 52,500 रुपए बचेंगे। 10 लाख तक की इनकम पे आपको 62,500 बचेंगे। 12 लाख तक की इनकम होती है तो 82,500 बचेंगे। 15 लाख तक की होती है तो 1,12,500 रुपए बचेंगे। ये कितना क्रांतिकारी है, क्योंकि पिछले 8 साल में हर किसी को इंतजार था कि इनकम टैक्स में छूट मिलनी बेहद जरूरी है, और 8 साल के बाद में ये कितना लोक लुभावन रहा, कितना प्रो पॉपुलिस्ट रहा, आम आदमी के लिए कितने काम का ये बजट रहा। और अगर मैं ये कहूं, ये बजट है ब्लॉकबस्टर और इनकम टैक्स पर है सीधा असर। सहमत हैं आप? नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं साहब, क्योंकि ये जो आप डिफरेंस निकाल रहे हैं, ये तब निकाल रहे हैं जब मैं सेविंग नहीं करता हूं। मैंने ATC का अपना रिबेट छोड़ दिया है, तब आप कंपेयर कर रहे हैं। ये हम कंपैरिजन सारा न्यू टैक्स रिजीम में कर रहे हैं। न्यू टैक्स रिजीम में मुझे कोई रिबेट नहीं मिलता, जो मैं पहले लेता था। 1.5 लाख रुपए तक जब मुझे 45,000 रुपए की सरकार छूट देती थी, 30% टैक्स मुझे बचता था, मुझे 80D मिलता था, मुझे 80U मिलता था, मुझे सारे रिबेट से मुझे हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट भी मिलता था। अब कुछ नहीं मिलेगा। सर, अब मेरे 2 सहयोगी हैं, रचना रोहित, और रचना रोहित दोनों ही इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भी अपनी अपनी कैलकुलेशन। राशिद, आप लगातार आप अपने गेस्ट के साथ बात कर रहे हैं, और गेस्ट के जरिए हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश दर्शकों को यही कर रहे हैं कि आज सरकार की तरफ से बड़ी छूट मिडिल क्लास लोगों को कैसे मिली है, और साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों को कैसे मिली है। टैक्स स्लैब पर सभी की निगाहें थी, और टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। बिल्कुल रचना, आज की सबसे बड़ी खबर यही है, बजट की सबसे बड़ी खबर यही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो कि मध्यम वर्गीय है, और मध्यम वर्गीय तबका राहत की उम्मीद कर रहा था। उस तरह की राहत की उम्मीद मिल गई है। अतुल अग्रवाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, देश के जाने माने CA हैं, उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो उन्होंने हमको समझाया कि 9 लाख तक की जिसकी इनकम है उसको पहले 92,500 रुपए टैक्स देना पड़ता था सालाना, लेकिन अब इस नए टैक्स रिजीम में उसको 45,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि ब्रेकिंग न्यूज यह है 9 लाख तक की इनकम वालों के लिए कि 47,500 रुपए, और अगर और हम इसको और स्पेसिफिक होकर जाए तो हर महीने लगभग 4,000 रुपए की छूट मिलने जा रही है इस नई टैक्स व्यवस्था के तहत। इसको अगले स्लैब पर लेके जाते हैं अतुल जी, 9 to 12 के स्लैब पर लेके जाते हैं, जरा इसको कैलकुलेट करके बताइए। सर, 9 to 12 के स्लैब में अगर हम एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर को देखें तो 1,72,500 रुपये टैक्स लायबिलिटी मेरी आती है, लेकिन नए टैक्स रिजीम में मेरे को सिर्फ 90,000 टैक्स देना है, यानी कि लगभग 82,500 रुपये की सेविंग मैं करके चल रहा हूँ। अगर इसको आप ब्रॉडर वे में समझें तो 12 लाख रुपए की इनकम में 2 लाख रुपया जो डिफरेंस है, जो 10 से 12 लाख वाला है, उस पर आप 30% टैक्स दे रहे हो, और 10 लाख रुपए तक में आप 5 से 10 लाख पर 20% देते थे, और 2.5 से 5 तक आप 5% टैक्स देते थे। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी 1,72,000 रुपए, 1,72,500 रुपए बनती थी, जो अब नई रिजीम में 90,000 ही आप टैक्स पे करेंगे। इसका मतलब आपको लगभग 82,500 की सेविंग होने जा रही है। ठीक है, ये ब्रेकिंग न्यूज जो आपने बताई है, ये मुझे समझाने दीजिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान का हर आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी इसी चीज को समझना चाह रहा है कि भैया पिछले वाले बजट से इस बजट में मेरे लिए क्या आया है, या फिर इस बजट के बाद टैक्स स्लैब में चेंज होने के बाद मेरी जेब में क्या जाएगा। तो अब आपने ये बताया कि 9 to 12 का जो स्लैब है उसमें पहले 1,72,500 रुपए देना पड़ता था। बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको आप, 1,72,500 रुपए टैक्स आपका बनता था, लेकिन इस बार इस नए टैक्स रिजीम के तहत आपको 1,72,500 नहीं देना है, आपको देना है 90,000 रुपए, यानी कि सीधे सीधे तौर पर 82,500 रुपए की बचत आपकी होने वाली है। एक पूरे साल का अगर हम जो टैक्स है वो कैलकुलेट करें, ये उन लोगों के लिए है जो 9 to 12 यानी कि 9 लाख से 12 लाख के स्लैब में आते हैं, जिनकी 12 लाख रुपए सालाना सैलरी है। सर, अगला स्लैब जो है अब 12 से 15 का है, ये और इसमें थोड़ा सा टैक्स बढ़ जाता है, जरा इसको कैलकुलेट करके बताइए। सर, 12 से 15 की जो स्लैब है, पहले मैं 12 से 15 में 30% के स्लैब में था, यानी कि 3 लाख रुपए पर मेरे को 90,000 एडिशनल टैक्स देना पड़ता, जो मैं अभी 1,72,500 की कैलकुलेशन थी, उसमें मैं 90,000 और जोड़ सकता हूं, तो मेरा 2,62,500 रुपया टैक्स मेरा 15 लाख तक की आय पर बनता था। लेकिन अगर मैं नए टैक्स रिजीम के हिसाब से चलूं तो मेरा 3 लाख पर 20% टैक्स और मेरे को देना है। 3 लाख का 20% 60,000 रुपए हुआ। अभी मैं 90,000 रुपए टैक्स पे कर रहा हूं, 90,000 प्लस 60,000 यानी 1.5 लाख रुपए मुझे टैक्स पे करना है, तो वहां पर भी मेरे को अच्छी खासी बचत मिल रही है। और साथ ही साथ नजर उन लोगों पर भी जिनकी 15 लाख प्लस इनकम है, उनके लिए किस तरीके से राहत है, किस तरीके से बदलाव है सर?
15 लाख से ऊपर तो मेरा पहले भी 30% था, आज भी मेरा 30% है, उसमें कोई बहुत ज्यादा मेरे को राहत नहीं है। लेकिन अगर मैं डिफरेंस देखूं, जो मेरा 2.5 लाख से 15 लाख तक के बीच का जो सेविंग मेरी हो रही है, वो मेरी 15 लाख से ऊपर वालों को भी वो सेविंग मिलने जा रही है। यानी कि अगर मेरी 15 लाख से ऊपर की इनकम है, तो जो मैं 15 लाख तक सेव कर रहा हूं, वो मेरे 15 लाख से ऊपर की इनकम पर भी उतना अमाउंट तो मेरे को सेव करना ही करना है। उतना तो मेरी सेविंग है ही है। ठीक है, तो टैक्स स्लैब को आपने बहुत आसानी से समझा दिया। जैसा कि सर ने बताया कि अभी की जो 9 से 12 के बाद हमने 12 से 15 का स्लैब कैलकुलेट किया था। हालांकि 15 से ऊपर वालों के लिए कोई बहुत ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं है, लेकिन 12 से 15 वालों के लिए चेंजेस हैं। और चेंजेस ये कहता है 12 से 15 वालों का कि पहले आप 2,62,500 रुपए आपकी टैक्स की देनदारी बनती थी अगर आपकी इनकम 15 लाख है, लेकिन अब जो है वो देनदारी आपकी घट जाएगी, वो है 1.5 लाख रुपए सालाना। यानी कि आप सीधे सीधे 1,12,500 रुपए सालाना बचा पाएंगे अपने टैक्स में। तो कुल मिलाकर ये नई टैक्स रिजीम है। यानी कि इसको अगर हम अतुल जी देखें तो एक आम आदमी के तौर पर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मध्यम वर्गीय आदमी जो है, नौकरी पेशा आदमी जो है, वो टैक्स देता है और सबसे पहले वो यही सोचता है कि यार टैक्स कैसे बच जाए। उसकी नजर बजट में सिर्फ उसी कॉर्नर पर होती है जब वित्त मंत्री टैक्स स्लैब से रिलेटेड बातें कर रही होती है। तो उस लिहाज से बड़ी राहत। देखिए, अगर हम आम आदमी के हिसाब से बात करें, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का विजन है, और वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का विजन तभी पूरा हो सकता है जब मेरा मध्यम वर्गीय टैक्स पेयर है उसको कुछ राहत मिले। और मैं जहां तक समझ रहा हूं, क्योंकि हमारा मध्यम वर्गीय टैक्स पेयर कोविड के साथ साथ रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसकी भी मार झेल रहा है और महंगाई की भी मार झेल रहा है। तो ये जो टैक्स में राहत दी गई है, डेफिनेटली मध्यम वर्गीय जो सैलरी जिनकी इनकम सैलरी से है उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। डेफिनेटली एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मध्यम वर्गीय उद्योगों को भी माननीय वित्त मंत्री इसमें कवर करेंगी, लेकिन उस पर अभी कोई उन्होंने अपना कोई इसमें प्रपोजल नहीं दिया है, जो एक मध्यम वर्गीय उद्योग के लिए भी एक आवश्यक जरूरी और कदम होता। और अगर उस कदम को भी वो आगे लेकर के आते तो मैं समझता हूं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो विजन लेकर के चल रहे हैं उसमें अच्छे से हम आगे बढ़ पाते और अपना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आसानी से। अच्छा, कल राष्ट्रपति अभिभाषण में भी कह रही थी कि साहसी कदमों के लिए सरकार जानी जाती है। सरकार के कुछ कदमों का उन्होंने जिक्र भी किया, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया, धारा 370 हटाने की जिक्र उन्होंने किया, 3 तलाक का भी जिक्र किया। ये एक साहसी कदम है मोदी सरकार के लिए, वो भी तब जब 2024 की तैयारी सरकार कर रही है। ऐसे में एक पूरी साइकिल होती है ना, आम लोगों की जेब में पैसा है, वो पैसा खर्च करेगी, चाहे वो सामान खरीदने के लिए करे या फिर इनकम के तौर पर जो पैसा उसके पास आ रहा है, टैक्स के तौर पर सरकार के पास जा रहा है। ये पूरी साइकिल है। सरकार ने आम लोगों का भी फायदा देखा है, अपना भी फायदा देखा है। देखिए, उस हिसाब से हम कहें तो ये डेफिनेटली एक बहुत साहसिक कदम है। स्पेशली अगर आप देखें तो माननीय वित्त मंत्री के जो इनडायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल्स थे, जिसमें उन्होंने कई एक्साइज ड्यूटी भी कम की है और ऐसे प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी कम की है जो आम आदमी भी बड़े रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करता है। जैसे कि अगर आप देखें, आने वाले समय में मोबाइल फ़ोन सस्ते होने वाले हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के कुछ पार्ट्स पर उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी को कम किया है। इसी तरीके से जो आम आदमी को उन्होंने टैक्स प्रपोजल में राहत दी है, क्योंकि जैसे कि अभी हमारे कुछ वक्ता बात कर रहे थे, जिसमें बात कर रहे थे कि साहब इसमें हम ATC का डिडक्शन नहीं ले पाएंगे या ATC का डिडक्शन पहले लेते थे। तो मैं इसमें ये मान के चलता हूं कि जो एक आम आदमी जिसकी आय 5 से 7 लाख रुपए है, वो डिडक्शन या सेविंग वो तभी कर पाता है जब उसके पास फंड्स हो। और अगर उसके पास फंड्स ही नहीं है, महंगाई मेरी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन मेरा पैसे को खा रहा है, उस केस में ये राहत एक बहुत बड़ी राहत है एक आम आदमी के लिए, एक जिसकी सैलरी जो सैलरी पर जिंदा है और जो डेली अपनी इनकम पर जिंदा है, उसके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। नौकरी पेशा है उनके लिए बड़ी राहत आज का बजट लेकर आया है। साथ ही साथ जो छोटे व्यापारी हैं उनके चेहरे भी खिले हुए हैं। सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। MSME सेक्टर के लिए भी अच्छा खासा फंड रिलीज करने की बात कही है। राशिद न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद, आपके साथ लगातार एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, आपने अपना बजट समझ लिया, किस तरीके से राहत मिली है? मैंने बिल्कुल समझ लिया है। हालांकि जो टैक्स स्लैब है, टैक्स स्लैब में और भी कई पेचीदगियां हैं और इनकम टैक्स को लेकर के भी कई बातें करनी बेहद जरूरी है। हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए डॉक्टर गोपाल मेरे साथ में हैं, विनोद रावल देश के जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट, और इसके अलावा दिनेश शर्मा जी हैं, किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक के नेता हैं। विनोद जी, एक और बात भी शुरू में हो रही थी कि भाई इनकम टैक्स में ठीक है रिबेट मिला, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कुछ इनिशिएटिव ऐसे भी नहीं करने चाहिए कि अभी 140 करोड़ के हिंदुस्तान में क्या होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ अच्छा कई पॉलिटिकल एक्शंस आ रहे हैं, क्या पॉलिटिकल एक्शंस आ रहे हैं level, and so therefore if the government is going to borrow from the market, it's going to squeeze out the private sector, and therefore the economy is not going to kickstart, and that's why you see a huge capital expenditure outlay from the government. So essentially dehorse the fluff
on fundamentals, there is a weakness in the budget. रानी जी, ये जो बजट था इसमें मिडिल क्लास का खास ध्यान रखा गया। मिडिल क्लास, महिला, वरिष्ठ नागरिक, युवा और राष्ट्र की जो फ्यूचरिस्टिक नीड्स है उसका ख्याल रखा गया। इसलिए प्रधानमंत्री जी का आभार और वित्त मंत्री जी। विपक्ष बार बार कह रहा है चुनावी बजट है मैम। ये मैं इतना ही कहूंगी, ये बजट हमारे नागरिकों का बजट है। इसमें सहूलियत वरिष्ठ नागरिकों को, विशेष सम्मान महिलाओं को, विशेष सम्मान युवा पीढ़ी को और साथ ही साथ विशेष जो फ्रेमवर्क हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिया गया उससे भारत प्रफुल्लित है। भले ही विपक्ष गृहिणी खुश है मैम एज अ गृहिणी। मैं इतना ही कहूंगी, चाहे वो महिला हो, वरिष्ठ नागरिक हो, चाहे युवा पीढ़ी हो, आज आप टैक्स एग्जेम्पशन तक अपने आप को सीमित ना रखें। बच्चों के लिए भी जिस सरकार की ऐसी सोच हो कि आप डिजिटल लाइब्रेरी और जिलों में व्यवस्था करें कि हमारे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, मुझे लगता है ये न सिर्फ अर्थशास्त्र की दृष्टि से एक अच्छा बजट है, मानवीय दृष्टि से भी इस बजट की सराहना होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सुन रहे थे आप, जिनका ये कहना था कि अर्थशास्त्र की नजर से भी और मानवीय दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा, बहुत बेहतर बजट है। ये कहना है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का। और कई पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, एक बार फिर से लाइव सुनते हैं, सीधे आपको संसद भवन लेकर के चलेंगे। तो संसद भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बजट पेश हो चुका है। बजट के बाद अब जो नेता हैं बाहर निकल रहे हैं और रिएक्शंस आ रहे हैं। देखिए शशि थरूर क्या कह रहे हैं। Not going to be completely negative, but I have still some questions. There was no mention of Manrega. What are we going to do about the poor rural labor? There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. So there are a number of questions still. There's some good things in the budget, I don't deny that. And I certainly found myself applauding when they created a new digital library for children around the country. All these are good things, but there are still some fundamental questions that remain to be answered. On a scale of I want to thank Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Nirmala Sitharaman ji for the massive announcement of the 5,000 crore rupees project for the Upper Bhadra. बजट आज पेश किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, बजट को किस तरह से देखते हैं? बजट को लेकर सभी वर्गों की काफी उम्मीदें थी। देखिए, बजट, इस वर्ष का बजट देश के मध्यम वर्गीय समाज को एक उत्सव का माहौल देने वाला है। और जिस समय घोषणा हुई, देखो वैसे तो बजट जो 1.5 घंटे में आज वित्त मंत्री जी ने दिया, वो ऐसा नहीं है कि उस पे हम 1.5 घंटे में सुनने के बाद सब कुछ बोल सकें। बहुत सारी चीजें जो स्टडी करने के बाद बोलेंगे। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेस में 7 लाख रुपया पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं है, ये घोषणा होते हुए ही जो खुशी का माहौल था, जो मेजें थपथपाई गई, जो तालियां बजी, और उसके बाद जो विपक्ष के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी। युवाओं और किसानों के लिहाज से किस तरह देखते हैं? युवाओं और किसानों के हिसाब से ये बजट अब तक की जितनी तैयारियां करी हैं मोदी सरकार ने, उसके बाद ये बजट ऐसा है कि उन लोगों को इस बात पे विश्वास होगा कि मोदी है तो मुमकिन। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मनोज भाई बधाई। इंडिया न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पॉलिटिकल रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और कह रही है कि अब तक का सबसे बेहतरीन ये बजट रहा है। 2024 नजदीक भी है, ऐसे में राहत और ये उम्मीदें जो कि पूरी की भी गई हैं मिडिल क्लास फैमिली की खासतौर पर, वो सरकार ने पूरी करी हैं और विपक्ष सवाल कई खड़े कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला का रिएक्शन सामने आ रहा है, सुनेंगे। आम बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फारूक अब्दुल्ला साहब। अब्दुल्ला साहब, बजट जो था, जो स्लैब पड़ा है, क्या चुनावी बजट है ये 24 को देखते हुए और राज्यों के चुनाव को देखते हुए? जनाब, जब ये चाहेंगे चुनाव ये करेंगे, इनकी मर्जी। बजट हर वक्त ऐसा ही होता है, कोई नई चीज तो है नहीं। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन के लिए भी अलग अलग तरीके से दिया गया है डेवलपमेंट के लिए। आप आइए देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ है।
साथ ही साथ ट्राइबल के लिए, बैंकिंग के लिए स्लैब बढ़ाया, मिडिल क्लास को फोकस किया, कहा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख क्लास बिल्कुल डिसअपियर हो गया। बजट को कितने नंबर से जनाब मिडिल क्लास है ही नहीं, बजट वो आप गरीबी में आ गए। बजट को कितने नंबर देंगे सर? बजट ठीक है, चलता है बजट। अब मुझे घर जाने दीजिए। बहुत शुक्रिया। फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि ये चुनावी बजट है। राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। Well, I'll have to go through the budget documents carefully to understand completely, but definitely there's been a benefit for the taxpayer. बजट पेश किया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक जी हैं। किस तरह से बजट को देखते हैं आप? बजट बहुत अच्छा बजट है। समाज के सभी वर्गों को उनकी आशा आकांक्षा पूरी करने का ये बजट है, ऐसे मुझे लगता है। उन्हें सभी वर्गों को इकट्ठा करके उनको कुछ न कुछ उसमें दिया हुआ है। खास करके युवा हो, फार्मर्स हो, महिलाएं हो, इन सबको इस बजट में उनका प्रावधान किया हुआ है। अच्छा, उसमें टैक्स स्लैब को भी बढ़ाया गया है? टैक्स स्लैब को भी बढ़ा गया है। जो 5 लाख था वो 7 लाख कर दिया है। जो मिडिल इसके लिए वे तो उनको जो अपेक्षाएं थी कि ये करना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह से हर वस्तु की रेट्स बढ़े हैं, इसके लिए ये देना बहुत आवश्यक था और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा काम फाइनेंस मिनिस्टर ने किया हुआ है। सभी वर्ग, आपको लगता है सभी वर्गों को राहत दिया गया? जरूर जरूर, सभी वर्गों को इसमें राहत दिया गया है। धन्यवाद। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चुनावी बजट का असर दिखा। वित्त मंत्री ने आज बजट में बहुत सी सुविधाएं, बहुत सी रिलैक्सेशन एक मिडिल क्लास को दी है। इनकम टैक्स में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, बहुत बड़ी राहत टैक्स पेयर्स को दी गई है। उसके साथ साथ पेंशनर्स को भी जो टैक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन में राहत दी गई है और रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी जो उनके लीव इनकैशमेंट में बहुत बड़ी राहत दी है। जब तक उनका लीव इनकैशमेंट 5 लाख रुपए तक था, वो 25 लाख रुपए तक उनको कोई उसके ऊपर टैक्स नहीं देना होगा। उसके साथ साथ सरकार ने बाकी ग्रीन एनर्जी और प्राकृतिक खेती, इसके ऊपर भी फोकस किया है। लेकिन इस सबका फायदा तभी है कि जब ये सारी जो स्कीमें हैं, सारी जो चीजें सरकार ने अपने बजट में रखी हैं, उनका अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा। कौशल विकास के नाम पर पहले भी सरकार ने बहुत बड़े बजट रखे हैं, लेकिन वो कौशल विकास जो है वो करप्शन की भेंट चढ़ गया दिखता है। बैंकों में भी सुधार के लिए, रिफॉर्म्स के लिए सरकार ने यह तय किया गया है कि रिफॉर्म्स के लिए सभी स्टेक होल्डर से बात की जाएगी। उसके बाद जो जो सुधार बैंकिंग क्षेत्र में होने चाहिए वो भी होंगे। इसी प्रकार से युवा वर्ग के लिए, टूरिज्म के लिए, किसानों के लिए, पर्टिकुलर किसानों के लिए प्राकृतिक खेती के ऊपर जो बल दिया गया एक बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि इस प्रकार से देश में खेती का माहौल हो रहा है कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। तो उसमें किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, उसके लिए उनको सपोर्ट जो मिलेगी उसका लाभ किसानों को भी होगा और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के रूप में जनता। अतुल अग्रवाल जी हैं, सीए हैं, तो हर चीज पर उनकी नजर रहती है। अतुल जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि 2 बातें हैं जो हमेशा से ज्वलंत समस्या रही हैं, वो है बेरोजगारी और महंगाई। क्या ये बजट आपको लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई को कम करेगा? महंगाई, क्योंकि देखिए कल जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था तब ये कहा गया था कि भाई समय अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में महंगाई दर कम होगी, नंबर 1। लेकिन दूसरी बात चिंता की है वो ये है कि 7.7 है इस वक्त बेरोजगारी दर देश में। तो क्या ये बजट आपको लगता है कि इन दोनों समस्याओं को, जो कि बड़ी समस्याएं हैं, उनको ओवरकम करने में कुछ हद तक कामयाब रहेगा? देखिए, जिस तरीके से इस बजट में माननीय वित्त मंत्री ने एमएसएमई और स्टार्टअप्स के ऊपर जोर दिया है, मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में अगर हम प्रयास करें तो एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप सेक्टर में अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि इस बजट से डेफिनेटली थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट
आने के लिए हमारे को जो सरकारी नौकरियां हैं उन पर भी फोकस करना पड़ेगा। उसके अलावा जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं, जिस तरीके से अभी भारत सरकार अतुल जी माफी के साथ आपको रोक रहे हैं, चूंकि रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। नवनीत राणा बजट को लेकर क्या कह रही है, सुन लेते हैं। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। नवनीत जी किस तरह से एक सांसद के रूप में नहीं, एक आम आदमी के रूप में इस बजट को किस तरह से देखती हैं? पहली बात तो मैं आपको बताऊंगी, जब भी मैं अंदर बैठती हूँ तो मैं एक आम नागरिक की तरह ही सोच रखती हूँ, क्योंकि मैं कोई पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं, मेरे लोगों को रिप्रेजेंट करने आती हूँ। तो आज अगर हमने अंदर बैठ के जब मैंने बजट सुना तो एक महिला, एक आम व्यक्ति और एक मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करने वाली महिला के नाते मैं अंदर बैठकर वो सब चीजें देख रही थी। बच्चों का भविष्य, जॉबलेस बच्चों के लिए, उनके लिए क्या बजट में पेश किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज आगे निर्माण करने के लिए स्टार्टअप इंडिया को किस तरीके से और मजबूत किया जाए, जिससे नई पीढ़ी, नई जनरेशन कुछ स्टार्टअप कर पाए। उसके साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ नए ब्रदर्स सिस्टर्स और निर्माण हो, नर्सेस निर्माण हो, उसके लिए अटैचमेंट, क्योंकि 175 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने तो उसके साथ अटैचमेंट करके और नर्सेस और ब्रदर्स निर्माण होने चाहिए देश में। उसके लिए जो लाए हैं फार्मर्स के लिए, जो ऑनलाइन जाकर आप अपने खेतों में क्या कर सकते हैं नया, उसके लिए ऑनलाइन साइट उन्होंने ये किया है। उसके साथ टैक्स में मिडिल क्लास फैमिलीज को जब 5 लाख जो अर्न करते थे उनके सेविंग्स होते थे, उस पर टैक्स देना पड़ता था उसके ऊपर, पर आज 5 से 7 लाख किया गया है। तो मुझे लगता है मिडिल क्लास फैमिली को जो मिनिमम 45,000 अर्न करते हैं ये रेशियो में, उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट। तो नवनीत राणा को आपने सुना, निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने कहा कि बजट अच्छा है, युवाओं के लिए अच्छा है, ये नए नौकरी के अवसर पैदा करेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से भी हमने बात की है, देखिए वो इस बजट पर क्या राय दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जो दो मुख्य कंसर्न है विपक्ष के, अभी तक की जो जानकारी है उसमें विपक्ष ने कहा है बेरोजगारी और महंगाई, ये 2 पॉइंट्स हैं जो शशि थरूर ने भी उठाए थे, बेरोजगारी और महंगाई के। लेकिन सरकार कैसे इस बजट को बता रही है, मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं, वो देखते हैं। का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ भारत बैशिंग ब्रिगेड की बकवास बहादुरी चल रही है, पूरी दुनिया की आर्थिक तंगी और मंदी को पछाड़ता हुआ और बकवास बहादुरी को परास्त करता हुआ देश के विकास, देश के समावेशी विकास, देश के सर्वस्पर्शी विकास, गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, खेत और खलिहान के सरोकार को समर्पित ये बजट है। ये बजट ही नहीं है बल्कि देश के समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का गजट है और नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व का ये नतीजा है कि आज देश तमाम तरह के संकटों और कंटकों के दौरान भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं कर पाए वो लोग जो लोग किए चाहते थे। सवाल खड़े कर रहे हैं महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, चुनावी बजट इसे कहा जा रहा है और कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए ये राहतें आम लोगों को दी हैं, सरकार इसे सबसे बेहतरीन बजट बता रही है। अतुल जी, अगर मैं आम लोगों के लिहाज से सोचूं, हालांकि जो आपने टैक्स स्लैब को लेकर बदलाव बताया है और कितना फायदा लोगों को हो रहा है वो लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम बहुत आसान भाषा में चला रहे हैं, लेकिन अगर इस बजट को मैं आम लोगों के हिसाब से देखूं, गरीब की नजर से देखूं, किसानों की नजर से देखूं, 5 अच्छी बातें आप बताइए। देखिए, अगर हम इस बजट को गरीब की नज़र से देखें तो डेफिनेटली जो माननीय वित्त मंत्री जो स्कीम्स लेकर के आई हैं और फिर रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो एमएसएमई और स्टार्टअप्स के ऊपर उन्होंने जोर दिया है। किसानों के हिसाब से भी अगर हम देखें तो उन्होंने एग्रीकल्चर फार्मिंग में ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जोर दिया है। हम अगर इसको ग्रोथ के हिसाब से देखें, हम महंगाई के हिसाब से देखें तो अगर आप एक चीज का हमें एक विश्लेषण अच्छा, चूंकि आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, चूंकि गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज 1 साल तक और आगे तक मिलता रहेगा, ये गरीबों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। उनका चूल्हा जलता रहेगा, किसी तरह की दिक्कत आएगी नहीं। जो किसानों को लेकर योजनाएं अब नई चलाने की या फिर जो फंड रिलीज करने की बात कही गई है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, खासतौर से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में किसानों की कितनी बड़ी भागीदारी है? देखिए, मैं वापस से उसी बात को कहूंगा कि जो किसानों के ऊपर भी हमारी सरकार जो योजनाएं लेकर के आई है,
ये डिपेंड करेगा कि वो योजनाएं कितना मूर्त रूप लेती हैं और किस तरीके से हमारे किसानों को उसका फायदा मिलता है। सारी योजनाएं जिन पर हम काम कर रहे हैं आगे आने वाले समय में हम उनको कितना मूर्त रूप ले पाते हैं उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। अब जैसे एकलव्य स्कूलों में नियुक्ति की भी हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट हमारा जनरेट हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट में हमारे जो शिक्षक हैं, जो बेरोजगार शिक्षक हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने जा रहा है। जो नर्सिंग कॉलेजेस हम खोलने की बात कर रहे हैं जिसमें अभी समय लगने वाला है। अगर मैं देखूं तो पिछले 7 वर्षों में 8 वर्षों में काफ़ी एम्स का भी निर्माण हुआ है जिसमें काफ़ी डॉक्टर्स का एम्प्लॉयमेंट हुआ है, जिसमें काफ़ी नर्सेज का एम्प्लॉयमेंट हुआ है। धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है बट उसमें समय लगेगा और जो बजट है डेफिनेटली हमारी कंट्री की ग्रोथ में बहुत भागीदारी इसकी होने वाली है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उसका जो भी पॉलिसीज हम लेकर के आ रहे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होना चाहिए। अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन सही होगा तो मैं समझता हूं कि बजट में किसी तरीके की खामी नहीं है। और जहां तक हम बात कर रहे थे, गरीबी की बात कर रहे थे या इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, तो अगर आप देखें हमारे पिछले 3 वर्षों में इतनी सारी आपदाएं हमारे साथ रहीं। कोविड को हमने झेला, उधर रशिया और यूक्रेन वॉर भी चल रहा है, उसके बावजूद हमारी महंगाई की दर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है और मैं समझता हूं कि वो हमने उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया हुआ है। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि महंगाई की दर और बढ़ेगी। जो महंगाई की दर अभी चल रही है इस नए बजट से हमें कहीं ना कहीं इसमें एक राहत मिलने वाली है। सर, ये आर्थिक सर्वेक्षण में विकास दर को लेकर जो संभावना जाहिर की गई थी कि 6 से 6.8 विकास दर रहेगी। लास्ट ईयर भी ये इसको 8 साढ़े 8 के बीच में कहा गया था, लेकिन ये 7% के आसपास वो अचीव हम कर पाए थे। तो क्या देश की प्रगति के लिए ये जो विकास दर ये संभावित है? ठीक, 1 मिनट आपके पास लौट रहे हैं। स्मृति ईरानी कुछ कह रही है। की वजह से राष्ट्र का सामर्थ्य कैसे बढ़ेगा वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अनाउंसमेंट में विशेष रूप से उल्लेखित था। मैं इस बात का भी अभिनंदन करती हूं कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, लेकिन मात्र डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जिला स्तर पर भी हमारे बच्चे पढ़ें और बढ़ें कैसे, इसका विशेष प्रावधान आज के बजट में है। मैं विशेष अभिनंदन वित्त मंत्री जी का देती हूं कि महिला के सम्मान में उन्होंने सेविंग्स के एक नए प्रकल्प को आज राष्ट्र के सम्मुख उजागर किया। नारी शक्ति एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकती है उसका प्रतिबिंब आज के बजट में था। 5 से 7 लाख हो गया है मैम। मैं इतना ही कहूंगी, मिडिल क्लास बोनांजा वाला आज का बजट आप इसको देख रहे हैं, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ की बात प्रधानमंत्री जी ने बार बार कही है। इंक्लूसिव बजट भी रहा है, इसमें चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, महिला, बुजुर्ग, इन सब के कहीं ना कहीं दरकार का ख्याल रखा गया है। मैं विशेष अभिनंदन इस बात का भी करती हूं, बहुत कम लोगों ने शायद इस पर दर्शन दिया होगा कि सिकल सेल एनीमिया जैसी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारी जनजातीय समुदाय के लिए, उस पर भी जिस मानवीयता का उदाहरण आज बजट में हमें दिखाई दिया, तो मुझे लगता है सिर्फ आर्थिक दृष्टि से इस बजट को ना देखें। इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिकली पावर पैक्ड बजट बट इट्स ऑल्सो ह्यूमेन बजट। भारत प्रफुल्लित है, भले ही विपक्ष नाराज हो। भारत प्रफुल्लित है कि आज बजट में न सिर्फ महिला और वरिष्ठ नागरिकों की सेविंग्स की दृष्टि से, न सिर्फ टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट्स की दृष्टि से, बल्कि साथ ही साथ फ्यूचर ऑफ इंडिया को बिल्ड करने का जो बजट है उससे भारत प्रफुल्लित है, भले ही विपक्ष नाराज हो। निर्मला सीतारमण ने इस सरकार का पूर्ण बजट पेश किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी हैं। दादा, सरकार की कोशिश यही थी कि हर वर्ग को टच किया जाए, मिडिल क्लास को, यूथ को, फार्मर्स को, ट्राइबल्स को। आपका मत? देखिए, बड़े उम्मीद लेके आज भी मैंने सुबह सदन के अंदर आए थे और जब सुना कि अमृतकाल की पहली बजट तो सोचा कुछ होने वाला है, बड़ा कुछ होने वाला है, धमाकेदार कुछ होगी। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो धमाका है। लेकिन अंत में आप सब देखा तो मेरे को एक ही कहने की ये एक कहावत है ना कि रंग लगे ना फिटकड़ी पर, हींग लगे ना फिटकड़ी पर रंग चोखा हुई। तो ये लगता है कि ना हींग लगे ना फिटकड़ी पर रंग चोखा है। बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन है कुछ नहीं। अब बहुत दिनों से इस सदन में आते हैं आप लोग, बड़ा बड़ा पत्रकार है, कभी से सुना है कि बजट पेश हो गए और किसानों के बारे में उनकी न्यूनतम सहायक मूल्य की बात नहीं हुई? ऐसा कभी सुना है?
लोगों को जो खिलाते हैं हिंदुस्तानियों को, वो किसान के बारे में एक बात नहीं कहे गए कि डिजिटल ये फलाना वो फलाना। डिजिटल तो है हमारे देश में, डिजिटल आज से राजीव गांधी जी के जमाने से डिजिटल दुनिया की ओर हम जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। इसमें कोई नया मसला नहीं हो, तो होते रहेंगे, दुनिया में हो रहे हैं, हमारे देश में भी होगी। लेकिन हमारे जो आम किसान जिनको दुगनी तो लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस सामने आ रहे हैं और अभी हमने आपको दिखाया अधीर रंजन चौधरी को आपने सुना, जिन्होंने इस बजट को लेकर सरकार की खिंचाई की है। हालांकि इससे पहले स्मृति ईरानी भी आई थी और उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो बजट है ये फ्यूचर ऑफ इंडिया यानी कि भारत के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इसमें हर सेक्टर के लिए कुछ न कुछ दिया गया है, खासतौर पर मध्यम वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमने एक लोक लुभावन बजट देने की कोशिश नहीं की है, हमने एक ऐसा बजट पेश किया है जो फ्यूचर ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। देवेंद्र फडणवीस इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा सुनेंगे। यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अमृत कालातील सर्वजन हिताय या संकल्पनेवर आधारित अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प आहे। समाजातल्या शेवटच्या व्यक्तीचा विचार करत असताना गरीब, मध्यमवर्गीय, शेतकरी, उद्योजक निर्मला सीतारमण बजट पेश कर चुकी हैं और बजट को लेकर देश भर में चर्चाएं हो रही हैं। खासतौर से जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो स्वागत कर रहा है इस बजट का। ब्रेकिंग न्यूज है, इस वक्त प्रधानमंत्री आएंगे अब से कुछ देर में। पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है 2 बजे, क्योंकि बजट पेश हुआ, पूरा 1.5 घंटे तक बजट की स्पीच चली और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से ठीक आधे घंटे के बाद यानी कि 2 बजे बजट पर देश को संबोधित करेंगे। जो बजट पेश किया गया है, जिसको स्मृति ईरानी ने अब से कुछ देर पहले फ्यूचर ऑफ इंडिया का बजट करार दिया कि ये भारत के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया बजट है, जिसमें एक जो मीडियम क्लास है, मिडिल क्लास है, उनके लिए भी बहुत कुछ सौगात बजट लेकर आया। उस पर प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे। और खास बात यह, रचना भी आप ट्वीट दिखा रही थी मुझे कुछ देर पहले शशि थरूर का, उन्होंने भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया इस बजट को। आमतौर पर होता यही है, उन्होंने कहा कि इस बजट में कुछ चीजें अच्छी भी हैं। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। अगर शशि थरूर कह रहे हैं कि पूरी तरह से मैं इस बजट को नकार नहीं सकता, कुछ बातें अच्छी हैं जिनको लेकर की तारीफ करनी होगी। बजट पर अपनी बात रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2 बजे और ये रणनीति का हिस्सा है भी। मोदी सरकार ने पहले से तय किया हुआ है कि बजट जब पेश हो जाएगा उसके बाद सभी मंत्री, सांसदों, विधायकों की जिम्मेदारी रहेगी कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, लोगों तक बजट की पूरी जानकारी पहुंचे। ठीक है। मैं सीधा चल रहा हूं राशिद के पास। मेरे सहयोगी राशिद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और वो टैक्स वॉल पर मौजूद हैं, क्योंकि आज के बजट की सबसे बड़ी हाईलाइट है टैक्स रिबेट। टैक्स में बदलाव किया गया है, स्लैब में बदलाव किया गया है। कैसे छूट मिलेगी, किसको छूट मिलेगी? राशिद, बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, मैं आपके पास आ रहा हूं। राशिद, रोहित और रचना के पास में फिर से हम चलेंगे, लेकिन अभी हम कुछ खास चीजें बजट की दिखाने वाले हैं। इस बड़े पैनल स्क्रीन पर आपको यह नजर आएगा कि खास तौर से इनकम टैक्स की बचत कितनी होने वाली है, क्योंकि परसेंटेज में आपने तो देखा होगा, लेकिन यह जानना आपके लिए जरूरी है कि आपकी कमाई कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है और इस पर बचत आखिरकार कितनी होनी चाहिए। देश के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे साथ में है, यहां पर पूरा डेटा यहां गिराया जाए जहां पर जिसके जरिए हम ये जान पाए। मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूं, हाँ, ये डेटा इसी तरीके से रखिएगा आप। और इस डेटा को अगर आप देखेंगे, पहले तो मैं बता दूं कि ये डेटा आपके लिए बता क्या रहा है। 5 लाख तक पहले भी नील, अभी भी नील, यानी 5 लाख तक पर आपको पहले टैक्स नहीं देना होता था। अब बात आ जाती है 7 लाख की, यानी नया टैक्स रिजीम में जो रिबेट दिया गया है, इसमें पहले 52,500 आप देते थे, लेकिन अब 7 लाख तक आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है, यानी 52,500 आपकी सीधे तौर पर बचत है। अगर आपकी इनकम एक साल में 10 लाख होती है, पहले क्या होता था कि आप 1,12,500 टैक्स देते थे, लेकिन अब सिर्फ 60,000 देना होगा। इसका मतलब यह है कि 62,500 की आपके लिए सीधे तौर पर बचत होगी। फिर आप आ जाइए 12 लाख तक, अगर आपकी इनकम है, अगर सालाना आपकी आय आती है 12 लाख तक, पहले आप 1,72,500 सीधे तौर पर दे देते थे, फिर आपको दिखाना होता था रिफंड पाने के लिए या रिटर्न लेने के लिए आपको कहीं सेविंग करनी होती थी, लेकिन अब 90,000 तक आपको टैक्स देना है, यानी सीधे तौर पर 82,500 का आपको फायदा
सालाना, अगर इसको आप अपॉन 12 अगर आप कर लेते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि ये फायदा कितना ज्यादा आपके लिए है, और लगभग 7,000 से ज्यादा का आपका ये फायदा है। हर मंथ की मैं बात कर रहा हूं, 15 लाख तक पहले आप देते थे 2,62,500, लेकिन अब 1,50,000 आपको देना होगा, 1,12,500 आपकी बचत होने वाली है सालाना अगर आपकी इनकम 15 लाख या फिर इसके ऊपर है तो। देश के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट अतुल जी मेरे साथ में है। अतुल जी, और भी ज्यादा डिटेल्ड वे में आप ये समझाएं, बचत के लिहाज से मेरे लिए ये बजट कितना मायने रखता है, और क्या ये माने कि ये बजट ब्लॉकबस्टर है? अगर मैं मध्यम वर्गीय आय वाले व्यक्ति की बात करूं तो उनके हिसाब से ये बजट ब्लॉकबस्टर है, और 15 लाख से ऊपर की भी जिनकी इनकम है, जो 30% की स्लैब में भी आ रहे हैं, उनको भी 1,12,500। मैं काम करता हूं सर, मैं आपके साथ में आ जाता हूं, थोड़ा सा आप शिफ्ट हो जाए, मैं आपके साथ में आ जाता हूं। अब यहां पर मुझे देख करके एक एक चीजें आप समझाएं, आप चाहे तो वहां तक जा भी सकते हैं, आप जा भी सकते हैं, चले जाइए आप, एक एक चीज आप आगे बढ़ते हुए मूव करते हुए समझाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, समझाएं। 50,500 का जो टैक्स हमारी कैलकुलेशन आ रही है जी, इसमें हमारी जो कैलकुलेशन आप देखेंगे, पहले 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं था, 2.5 से 5 तक आपका 5% टैक्स था, और 5 लाख से ऊपर आपका यानी 10 लाख वाला जो आ गया, थोड़ा सा उधर हो जाएं आप, थोड़ा सा पीछे चलें, यानी 10 लाख तक अगर मेरी इनकम होती है तो आज की तारीख में मेरी बचत 62,500। इसका मतलब मैं ये मान लूं कि हर महीने की 5,000 से ज्यादा की बचत मेरी बचत महीने के हिसाब से मुझे आप बताइएगा कि हर महीने की कितने हजार की बचत हो रही है। ये तो साल अगर मैं 10 लाख रुपए तक का स्लैब लेता हूं तो हर महीने का मेरे को 5,000 रुपए का बचत है। 10 लाख पर हर महीने लगभग 5,000 की बचत। अब 12 लाख पे आ जाइए आप। पर अगर मैं जाता हूं तो मेरे को लगभग 6,000 रुपए का 7,000 रुपए का बजट लगभग मेरे को 12,784 यानी लगभग 7,000 रुपए के आसपास की बचत है। ये बहुत बड़ी बचत है, मेरे ख्याल से ये ड्यू भी था, 8 साल से ये ड्यू था, बिल्कुल इनकम टैक्स जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए। अच्छा ठीक है, 15 लाख अगर 15 लाख से ऊपर मैं 15 लाख तक मैं जाता हूं तो मेरी लगभग 10,000 रुपए महीने की बचत हो रही है। अब मुझे एक बात ये बताइएगा, ठीक है, अब आपने ये बताया कि भाई आपको फला फला टैक्स देने हैं, अब मुझे ये बताइएगा कि 10 लाख पर अगर आपको 60,000 टैक्स देने हैं, ये टैक्स सेविंग आप कैसे करेंगे? इसके लिए क्या 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 प्रोविजंस होते हैं? एटीसी वाला प्रोविजन क्या है? एटीसी का कोई दायरा बढ़ाया नहीं गया है, लेकिन ये 60,000 भी मेरे बच जाएं, इसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट क्या करनी है? देखिए, अब इस 60,000 को बचाने की हम जब बात करते हैं, क्योंकि अभी जो बजट प्रपोजल्स आए हैं उस बजट प्रपोजल्स में माननीय वित्त मंत्री ने बोला कि हमारा नया जो पुराना पिछले बजट में उन्होंने एक नया रिजीम इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने उस न्यू रिजीम को उन्होंने रिवैम्प कर दिया, चेंज कर दिया, उसमें बदलाव लेकर के आए हैं। एक बार मैं एक स्विच ओवर कर लेता हूं, एक स्विच ओवर कर लेते हैं, यहां से स्विच ओवर करके परसेंटेज में अगर एक बार आप दिखा पाएं, क्योंकि हम तो ये एग्जैक्ट फिगर दिखा रहे हैं, लेकिन परसेंटेज में जो टैक्स स्लैब है, पहले हालांकि 7 अलग अलग स्लैब्स हुआ करते थे, लेकिन अब 1 2 3 4 5 ये स्लैब्स हैं फिलहाल के लिए। और अगर आप 0 से 3 लाख छोड़ भी देते हैं तो जो मेन अब स्लैब बन रहा है 3 लाख से शुरू हो रहा है और 15 लाख प्लस का ये स्लैब बन रहा है। पहले 7 स्लैब थे, अब 5 स्लैब हो गए हैं। ये अंतर क्या है, एक बार ये आसान शब्दों में बताइए। पिछले बजट, मैं इधर ही आ जाता हूं, बल्कि पिछले बजट में माननीय वित्त मंत्री आप इधर आ जाए थोड़ा, नए रिजीम में डिफरेंट टैक्स स्लैब्स कर दिए थे, उन्होंने इस बजट में उस रिजीम को वापस से चेंज किया और टैक्स स्लैब मेरे 7 से 5 कर दिए। ठीक है, पिछले रिजीम में उन्होंने बात कही थी कि अगर हमको नए रिजीम में जाना है तो हमको 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा, हमको 80D का डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी कि इस वित्तीय वर्ष अगर 22-23 की 21-22 और 22-23 की हम बात करें तो यहां पर हमारे पास 2 रिजीम थे। एक रिजीम था हमारे पास 0 से 2.5 लाख तक टैक्स एग्जेम्प्ट सभी के लिए था, 2.5 से 5 पर 5% टैक्स था, 5 से 10 20% था और 10 से ऊपर 30% था। ये 3 रेट थे। बस एक क्विकली मुझे समझा दें फिर से एक बार बचत वाला जो डेटा है एक बार फिर से लगा दें, इससे पहले कि मैं वापस से हैंड ओवर करूं रोहित और रचना को। अब मुझे इससे पहले वाला बचत वाला लगाएं, टीम पीसीआर प्लीज ये बचत वाला लगा दें जहां पर पैसों वाली बचत हम दिखा रहे थे, इससे पहले वाला। अब मुझे ये बताइएगा आप कि ज्यादा समझदारी क्या होती है, LIC में इन्वेस्ट कर देना तो टैक्स बचा लेना, या फिर मेडिक्लेम के जरिए टैक्सेस बचा लेना? कितने सेक्शंस होते हैं जहां पर हम ये भी टैक्सेस अपने ठीक तरीके से बचा लें? क्योंकि बहुत बार हमें ये होता है कि भैया लंबे समय तक हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और ये भी टैक्स हम बचा ले जाएंगे। कौन कौन सा? अभी हम उसी चीज की बात कर रहे थे, क्योंकि ये जो बदलाव आया है, जो माननीय वित्त मंत्री पिछले बजट में नया रिजीम लेकर के आए थे, ये नए रिजीम में बदलाव। जी अभी आपको रोक रहे हैं, नीतीश कुमार इस वक्त कुछ रिएक्शन दे रहे हैं बजट को लेकर, सुन लेते हैं।
चूंकि लगातार पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं, यहाँ जो सत्ताधारी पार्टी है यानी कि बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं बेहतरीन बजट है, अब तक का सबसे अच्छा बजट है, और जयंत सिन्हा क्या कह रहे हैं, अच्छा देखते हैं। ठीक है। आज भारत अर्थव्यवस्था का एक चमकता सितारा है। पूरे जगत में लोग मान रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है। इस बजट के द्वारा हम लोग उसमें और भी बढ़ोतरी लाएंगे और हमारा जो अर्थव्यवस्था की जो नीतियां हैं वो हमें और भी विश्व में आगे ले जाएंगे। और इसमें जो बजट में हम लोगों को नज़र आया है कि 3-4 मुख्य बिंदु हैं। एक तो ये है कि एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी जो हमको मैक्रो इकोनॉमी में लाना था वो हमने लाया है, उसको हम लोगों ने कायम रखा है। दूसरा, मिडिल क्लास को राहत मिली है, जैसे आप कह ही रहे थे कि जो 2.5 लाख था वो 3 लाख हो गया है, 5 लाख जो था वो 7 लाख हो गया, और कई बचत के भी इसमें साधन हैं। तीसरा कि जो निवेश है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको बढ़ाया गया है। इसको 7.5 लाख करोड़ से लेकर 10 लाख करोड़ तक ले जाया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा, ग्रीन ग्रोथ। आपको मालूम ही है कि हमें नेट जीरो 2070 तक जाना है, तो ग्रीन ग्रोथ को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। और अंतिम विषय जो है जिसमें मैं समझता हूं कि बजट ने बहुत उम्दा काम बजट दर्शाता है, वो है कोऑपरेटिव सेक्टर में। अगर हमें ग्रामीण क्षेत्र को आगे ले जाना है, हमारी बहनों को, किसानों को, हम लोगों को साधन देने हैं, तो वो कोऑपरेटिव के माध्यम से ही किया जा सकता है। और कोऑपरेटिव्स को इसमें बहुत हम लोगों ने सहयोग दिया है, साधन दिया है। जयंत जी, युवाओं को लेकर जो एक बड़ा वर्ग था जिसका इस बजट से काफी आशाएं थे, उसको लेकर के युवाओं के लिए इन्होंने अनंतनाग में, यहाँ श्रीनगर के अंदर, करण नगर में, बाकी जगह पे जहां इन्होंने कल डिमोलिशन किया, और इवन फॉर दैट मैटर नीडोज, ये तो आज के लोग नहीं है, ये तो बहुत पुराने महाराजा के टाइम से इनके पास ये जमीनें हैं। तो आज अमीर और गरीब के बीच में फसाद डालना चाहते हैं कि ये जी हम अमीरों को कर रहे हैं, जो बेचारे 6-6 मरले पे जिनके मकान हैं जो तोड़े जा रहे हैं, चाहे बटंडी हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, चाहे बॉर्डर का इलाका हो, तो वो कौन से अमीर लोग हैं? और ये अमीर गरीब का क्या है? पहले तो हिंदू मुसलमान को लड़ाया, उसके बाद गुजर पहाड़ी कर दिया, शिया सुन्नी कर दिया, अब अमीर गरीब के कह के लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। और मेरी गुजारिश है लोगों से, आप देखिए लद्दाख में किस तरह लोग इकट्ठे हो गए, करगिल और लद्दाख के। जब तक जम्मू और कश्मीर के लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो ये जो मुसीबतें हम पे आ रही हैं उसका आप मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए अपने हमसाया का तमाशा मत देखो, तमाशाई मत बनो, सामने आओ और सामने खुल के बात करो। मैम, भारत जोड़ो यात्रा का क्या इम्पैक्ट रहा? बस हो गया, चीज के ऊपर लोकल जो इश्यूज है उनके ऊपर बात कहा कि हमें एकजुट होना है। अगर ये डिमोलिशन ड्राइव नहीं रुकी तो क्या पीडीपी सड़कों पे हमें दिखेगी लोगों के साथ? पीडीपी तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट, यहाँ प्रोटेस्ट भी निकालने देते। ಗುಜರಾತ್ನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಹರಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ठीक है राशिद, वापस हम एक बार आपके पास आ रहे हैं, लेकिन रिएक्शंस होंगे तो वापस आपको डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन आप जो बता रहे हैं, सबकी निगाहें देश भर में आज एक बड़े वर्ग की उसी पर हैं। आप कंटिन्यू कीजिए राशिद। थैंक यू सो मच रोहित और रचना। चूंकि अतुल जी मेरे साथ में हैं, अतुल जी अब यहां पर बात यह हो जा रही है कि आम आदमी की बचत तो हो गई, लेकिन अब डेटा ये कहता है कि 140 करोड़ का हिंदुस्तान है और लगभग 7.25 से 8 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स अदा करते हैं, टैक्स पेयर्स होते हैं। क्या इस नए रिजीम के बाद में टैक्स पेयर्स बढ़ेंगे? देखिए शदाब जी, मैं पहले तो आपको बता दूं, अभी लगभग 5-5.5 करोड़ टैक्स पेयर हैं, 8 करोड़ टैक्स पेयर अभी नहीं हुए हैं। और मैं समझता हूं इस नए रिजीम के बाद डेफिनेटली टैक्स पेयर बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक ये टैक्स पेयर बढ़ने की बात हो गई। अब मैं वापस से उस बात पर आता हूं कि अगर मुझे ये भी अलग अलग स्लैब में, मान लीजिए 10 लाख तक मेरी इनकम होती है, 60,000 टैक्स लग रहा है, इसे बचाने के लिए मुझे कहां पर निवेश करना चाहिए? निवेश ऐसा कि कम वक्त में मुझे मुनाफा भी आए और निवेश भी रहे और मुझे टैक्स डिडक्शंस से मेरी बचत भी हो जाए। देखिए, ये जो नया रिजीम आया है, नए जो मेरे बदलाव आए हैं टैक्स की दरों में, वो नए रिजीम में आए हैं। ठीक है। जो पिछले वित्तीय वर्ष में भी जो नए रिजीम माननीय वित्त मंत्री जी लेकर के आई थी, उन्हीं में उन्होंने बदलाव करके 7 स्लैब्स को 5 स्लैब्स में कन्वर्ट कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि ये डिफॉल्ट रिजीम हो गया।
पहले आपके पास ऑप्शन था, आप ओल्ड और न्यू रिजीम दोनों में से किसी में जा सकते थे। तो ओल्ड रिजीम में आप सेविंग कर सकते थे, न्यू रिजीम में आप सेविंग नहीं कर सकते थे। अभी चूंकि बजट आया है, बजट का डिटेल्ड प्रपोजल नहीं आए हैं, अभी हमें यह समझना पड़ेगा कि नए अब जो बदलाव उन्होंने टैक्स प्रपोजल्स में किए हैं तो उसमें डिडक्शंस के लिए उसमें अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, वो डिटेल्ड प्रपोजल पढ़ने के बाद ही हम उस पर उसके बारे में चर्चा कर पाएंगे। अब मुझे एक चीज और भी बताइएगा, ये तो बात हो गई कि हमारी बचत कितनी हो रही है, हम किस टैक्स स्लैब के दायरे में आ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, हालांकि मेरे ख्याल से कई पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं, ये हम अभी दिखाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुझे 7 लाख तक पर 52,500 रुपए बच रहे हैं, ये कौन सा सेक्टर होता है, किस वर्ग के लोग होते हैं जिनके लिए ये 52,500 वाली बचत होती है? देखिए, ये जो हमारा मध्यम वर्गीय जो नौकरी पेशा नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। यानी अगर उसकी थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ जाए और ये बचत हो जाए तो उसकी बम हो जाएगी। उसके लिए एक तरीके से माना जाए तो मुझे ये भी बता दीजिए क्या 4,000 रुपए महीने की जो बजट के प्रावधान है, क्या जो बजट के प्रावधान है वो तनख्वाह भी बढ़ाएंगे या नहीं? देखिए, बजट के प्रावधान तो दोहरी सोच रहा हूं ना, बजट के प्रावधान से तनख्वाह का कोई लिंकेज नहीं है। बजट के प्रावधान में मैं समझता हूं जो कंपनी मटेरियल इंपोर्ट कर रही है, जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में है, जहां उनका इंपोर्ट ड्यूटी में सेविंग होने वाली है, जहां पर उनके प्रॉफिट्स बढ़ने वाले हैं, वो इंडस्ट्री हो सकता है अपने एम्प्लॉइज की तनख्वाह प्रोडक्शन के हिसाब से। मुझे ये बताइएगा, जो भी सस्ता हुआ है, जो भी महंगा हुआ है, सस्ते महंगे के लिहाज से आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है? सस्ते महंगे के हिसाब से आम इंसान जो मध्यम वर्गीय नागरिक है उस पर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि जिन चीजों पर ड्यूटी कम की गई है उसमें सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है आम नागरिक को, क्योंकि आज की डेट में आम नागरिक मोबाइल फोन का यूज बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहा है। तो आने वाले टाइम में मोबाइल फोन जरूर सस्ते होने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो उनको मोबाइल खरीदने के लिए ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता था, अब शायद कुछ पैसा कम खर्चा करना पड़े, वो सेविंग एक आम आदमी की और हो जाएगी, एक्स्ट्रा हो जाएगी। अच्छा, यानी आगे आने वाले वक्त में सेविंग्स भी बढ़ने वाली है। मैं पूरी तरह से इसे प्रो पॉपुलिस्ट बजट ही कहूं। आम आदमी वाला बजट है, ह्यूमन एंगल वाला बजट है, बचत वाला बजट है, करों की कोई कटार नहीं है, बजट में कोई बर्छियां नहीं है। यानी आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं, बतौर सीए भी सेटिस्फाई हैं। और अच्छा, ये तो बता दीजिए आपकी बचत कितनी होगी? मेरी बचत कौन वाले में है आप? देखिए, मेरी भी डेफिनेटली 1,12,500 की बचत होने वाली है। हाँ, यानी 15 लाख प्लस वाले आप हैं, 1,12,500 आपकी बचत हो जाएगी। और अपॉन अगर महीना कर देते हैं तो महीने वाली बचत आपकी 10,000 रुपए महीने की बचत होने वाली है। 10,000 बचाएंगे। कुछ प्लानिंग है कि 10,000 बचा करके कहाँ लगाना है? हम लोग व्यापारी लोग हैं, हम लोगों को सैलरी नहीं आती, हम लोग अपना व्यापार करते हैं, तो डेफिनेटली जो बचत होगी वो व्यापार में ही लगने वाली है। अगला यही पूछने वाला था कि इनकम टैक्स की जो बचत होती है ना, ये नौकरी पेशा के लिए एक अलग मायने रखती है, एक अलग डायमेंशन से सोच आती है। लेकिन जो एक व्यापारी होता है, जो एक उद्यमी होता है, अगर उसे इनकम टैक्स की बचत होती है, उसका व्यू और विजन बहुत ही अलग होता है। इन दोनों के लिहाज से ये इनकम टैक्स की बचत जो है आप एनालाइज कैसे करेंगे? देखिए, जो सैलरी पेशा व्यक्ति है उसके लिए बचत का बहुत बड़ा मायने है। उसको अपने रूटीन के खर्चे निकालने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। वो अलग अलग तरीके के लोन लेता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेता है। आप टुवर्ड्स पैनल आ जाइए, क्विकली टुवर्ड्स पैनल आ जाइए, बहुत जल्दी एक बार फिर से ब्रीफ कर दीजिए। 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख जो बचत हो रही है पहले के मुकाबले आज की तारीख में, ताकि एक बार क्विक रैप अप में मेरे व्यूअर्स फिर से जान जाएं। देखिए, 7 लाख तक की इनकम में आपको लगभग 4,000 रुपए महीने की बचत हो रही है। 10 लाख रुपए तक की इनकम में लगभग 5,000 रुपए महीने की बचत है आपके पास। 12 लाख में लगभग 7,000 रुपए की बचत है महीने की, और 15 लाख में आपको लगभग 10,000 रुपए महीने की बचत होने जा रही है। मैं फिर से बताऊं, 4,000, 5,000, 7,000 और 10,000 ये है। ठीक है, अपनी अपनी बचत आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। रोहित और रचना। रोहित और राशिद, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। बचत कैलकुलेट कर रहे हैं। मेरे दोनों जो कलीग्स हैं सुबह से ही लगे हुए थे कि भैया हमारे लिए बचत क्या क्या होने वाली है। मेरे ख्याल से रोहित, रचना, आपकी कैलकुलेशंस पूरी हो गई होंगी और देख ही लिया होगा भाई 4 वाले हैं, 5 वाले हैं, 7 वाले हैं, 10 वाले हैं। आपकी कैलकुलेशन ने हमारी कैलकुलेशन आसान कर दी। हमने भी हिसाब लगा लिया कि हाँ भाई कितना बच जाएगा पॉकेट में अब इस नए टैक्स रिजीम के तहत। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने वाला है, क्योंकि बजट पेश किया गया है और मोदी सरकार पार्ट 2 का ये आखिरी पूर्ण बजट है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन अब से कुछ देर में, एग्जैक्ट टाइम 2 बजे है, 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को संबोधित करेंगे। और आज चमक अलग होगी चेहरे की रोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि
कि आम लोगों की जो उम्मीदें थी उन्हें पूरा कर चुके हैं। इस बजट के जरिए राहत मिली आम लोगों को। किसानों के लिए बार बार फायदे की बात करती है मोदी सरकार और किसानों के लिए अच्छा खासा यहाँ योजनाओं का ऐलान आज के बजट में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2 बजे बोलने वाले हैं और इंडिया न्यूज लगातार मेगा कवरेज बजट से जुड़ी हुई सुबह से कर रहा है। बजट आ चुका है, बजट को समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी सुनेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।